नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज महेंद्रगढ़ जिले में राजस्थान सीमा से सटा हुआ गांव, बिल्कुल अंतिम गांव हरियाणा का ढाणा में हम मौजूद हैं। राजपूत बाहुल्य गांव है और हमारे साथ खास बातचीत में एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जिन्होंने शुरुआत से सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। सारी पढ़ाई इनकी सरकारी स्कूल में रही है। उसके बाद सरकारी कॉलेज से इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की और फिर 7,500 रुपए में नौकरी की शुरुआत करते हैं और आज उसी फील्ड में करोड़ों रुपए का पैकेज ये ले रहे हैं। यानी कि फर्ज से लेकर अरस तक का इन्होंने संघर्ष किया है। पूरे संघर्ष की गाथा इनके मुंह से सुनेंगे, कितना क्या कुछ इन्होंने संघर्ष किया है, किस प्रकार किन किन समस्याओं को इन्होंने झेला है, किन किन समस्याओं का सामना किया है। और जिस समय से ये निकलकर यहाँ पहुँचे हैं उस समय में सरकारी नौकरी बहुत बड़ा मायने रखती थी। इन्होंने उस फील्ड में नहीं जाना चाहा, उसके अलावा कुछ हटकर सोचा, कुछ हटकर करने का प्रयास किया और आज कहीं ना कहीं उनका वो प्रयास सफल दिखाई दे रहा है। सारी बातचीत करेंगे, क्या इनके मन में आया कि सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, प्राइवेट जॉब करेंगे, और फिर 7,500 रुपये से शुरुआत करते हैं और आज करोड़ों का पैकेज ये जो ये सालाना ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात है एक गांव के उस लड़के के लिए जो सुविधाओं के अभाव में अपनी एक छोटी सी शुरुआत करता है और आज आधी दुनिया पर अपना कब्जा जमा रखा है। हमारे साथ जोगेंद्र सिंह शेखावत बड़ी खास बातचीत में मौजूद हैं। सारी बातचीत करेंगे इनसे खुलकर। जोगेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, ये सही है। मैंने गांव के ही प्राइमरी स्कूल से अपनी प्राथमिक पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद सेकेंडरी मैंने बलौदा स्कूल में करी, जो कि यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है और पैदल जाना होता था। पापा जी के साथ में जाते थे उस टाइम में, गांव के और भी बच्चे जाते थे। तो 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर के करीब आना, ये रेगुलर 7 साल वहाँ पे करा हमने, 6ठी से 12वीं तक। फिर कॉलेज है यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर मेरे गांव से, महेंद्रगढ़ जिला का जो सरकारी कॉलेज है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी आर्ट्स में। इसके बाद मैं उस टाइम पे ये 2000 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था। फिर कंप्यूटर का काफ़ी क्रेज़ था तो मैं गुड़गांव चला गया था कंप्यूटर कोर्स करने के लिए बेसिकली। तो एक जगह से मैंने कंप्यूटर कोर्स करा, कंप्यूटर का क्रेज़ था, बट समझ में आया कि सिर्फ कंप्यूटर सफिशिएंट नहीं है, और भी चीज़ें थी। पर उस टाइम पे यही एक ऑप्शन दिख रहा था, तो कंप्यूटर कोर्स करते करते फिर और कुछ प्राइवेट जॉब मैंने शुरू करी। कॉल सेंटर बीपीओज में भी शुरू करा था, पर समझ में आया कि वो नाम बड़े हैं और वो एक फुल फ्लेश्ड कैरियर लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता था। फिर मुझे किसी तरह शिपिंग इंडस्ट्री का थोड़ा सा अंदाज़ा लगा, पता चला, तो मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने शुरू करा। फिर जॉब में तो देखिए, आप काम करते हैं तो रिकग्निशन भी मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपका रास्ता भी बनाती हैं और अपने आप ही आपके करियर को आगे तक लेके जाती हैं। तो मैंने गुड़गांव से शिपिंग में शुरू करा था, फिर मैं मुंबई में मैं चला गया था उसी कंपनी के थ्रू, और फिर आज मैं हांगकांग में हूँ। तो ये तो जब आपकी शुरुआत हुई कौन सा साल था वो? गुड़गांव में 2000 में गया था, तो सही मायने में मेरा स्ट्रगल पीरियड है वो 2000 में शुरू हुआ। और उसी टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या क्या चीज़ें टाइमली नहीं करी थी। तो देखिए, गांव के बच्चों को एक तो इंग्लिश का है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमेशा ही, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम स्टडी था और कॉरपोरेट में इंग्लिश मस्ट कंपलसरी है। तो ये एक स्ट्रगल रहता था। बट उससे भी एक और बड़ा स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल है गांव की कल्चर में लड़के घर का काम नहीं करते, खाना बनाना नहीं करते। और जब आप कहीं पे भी रहते हो तो एक कम कॉस्ट में आपको रहना होता है, तो मतलब खाना खुद बनाना होगा, रहना होगा। आज के टाइम में ठीक है, पीजी के ऑप्शन हैं, पर अगर आपको अकेले रहना है तो मेरा सबसे पहला तो ये कहना है कि आपको खाना अगर घर से बनाना आ जाए ना, तो आप बहुत सारे लोगों से आगे हो जाओगे। मैंने वो स्ट्रगल करा, मैंने कभी किचन में झांक के नहीं देखा था कि खाना बनता कैसे है, पर मैंने करा। और मैंने ये भी रियलाइज़ करा कि मेरे साथ वाले कुछ महज इस वजह से फिर वहाँ नहीं टिकते थे, वो आ जाते थे। तो मेरा ये मानना है कि हर किसी बच्चे को, हर लड़के को घर पे खाना बनाना ज़रूर सीख लेना चाहिए। अगर आपने खाना बनाना आ गया ना, तो आप ये जान लोगे कि दुनिया के किसी भी कोने में आप सर्वाइव तो करना जानते हो। दूसरा, जब आपको खाना बनाना आ गया, फिर आपका लर्निंग स्टार्ट होता है कि आपने क्या चीज़ें सीखनी है।
तो गांव के बच्चों को चैलेंज ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता था कि दुनिया में कौन से कोर्सेज हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन से एरियाज़ हैं जिनके लिए उनका पोटेंशियल, उनके एफर्ट्स काम कर सकते हैं और वो एक अच्छा रोज़गार पा सकते हैं और तो और औरों को भी आगे ला सकते हैं। ये शहर में ही ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये रिसोर्सेज होते हैं, तो वो पता चलते हैं। वो पता करने के लिए शहर में रहना आवश्यक। तो मैं वहाँ रहते हुए फिर मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। इसी वजह से मैं कंप्यूटर में क्या रिक्वायर था, फिर जैसे भी मैंने कंप्यूटर की पढ़ाई करी, मैनेजमेंट की स्टडी करी, वो मेरे जॉब में काम आई। और फिर मैं शिपिंग इंडस्ट्री में जब गया तो मुझे पता चला कि शिपिंग कितना वास्ट है। तो ये मेरे लिए एक अच्छा था कि मैं आए दिन चेंज करते हुए नई नई चीज़ें, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मेरे करियर में आती गई। तो एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में जब नई चीज़ें करते हैं तो बोरिंग नहीं लगता और रास्ते बनते गए। तो स्ट्रगल पीरियड मेरा सबसे ज़्यादा यही कहूँगा, बेसिक चीज़ों का ही रहा है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और दूसरा आप खुद से कितना अकेले रह सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे, 2000 में आपने शुरुआत की, वो समय जब राजस्थान सीमा से बिल्कुल छोटा सा सटा हुआ गांव, बिल्कुल अंतिम गांव, ये लगा लीजिए अगर हरियाणा के दूसरे छोर पर जाएं तो वो ये ही नहीं मानते थे उस समय कि ये हरियाणा का हिस्सा, इसको राजस्थान में बोलते थे। कोई सड़कों की व्यवस्था नहीं, कोई बिजली पानी की ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कोई पक्की सड़कें नहीं, कोई शिक्षा की ऐसी अच्छी व्यवस्था नहीं कह सकते, कोई एडवांस हाईटेक व्यवस्था आपके लिए हो, ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं, पैदल आना जाना होता था जहाँ भी आना जाना होता था। आपने बताया स्कूल में भी पैदल जाते थे जी। 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना, सुबह शाम, ठीक है। तो उस दौरान जब हर व्यक्ति का एक ड्रीम यही होता था कि नौकरी है तो सिर्फ सरकारी नौकरी है, उसके अलावा कोई नौकरी है ही नहीं दुनिया के अंदर। उस दौरान आपने एक अलग माइंड सेट किया, एक अलग जो है परिपाटी डालने का आपने प्रयास किया, मतलब लीक से हटकर आपने चलने का काम किया। क्या दिमाग में आया? देखिए इसके कि आपके क्या मतलब आपका मन बना कि नहीं हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, या फिर ये भी पहले से ही तय था कि हमें शिपिंग लाइन में ही जाना? नहीं, शिपिंग का तो मुझे सोचा भी नहीं था। मुझे स्विमिंग तक नहीं आती तो मैं शिपिंग का सोचूंगा ही नहीं। मुझे तो ये लगता है कि शिपिंग की जॉब के लिए स्विमिंग आना चाहिए, ऐसा माइंडसेट था, क्योंकि पता ही नहीं था कि क्या इंडस्ट्री है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे पहले से फोकस हो। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जाने का ज़रूर मेरा फोकस था, और वो ये माइंडसेट था कि गवर्नमेंट जॉब में नो डाउट एक बार मेहनत करी, आप जॉब में गए, कैसे भी आपको एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो कहीं ना कहीं ये रहे कि इसके बाद आपके प्रमोशन या जो भी कुछ होंगे वो एज के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होंगे। मेरा ये मानना था कि पहली बात तो कि जितनी मेहनत मुझे सरकारी में करनी पड़ेगी, कोई गारंटीड नहीं है कि उसके बाद में मुझे वो हासिल होगी नहीं होगी। और हमारे लिए जो रोज़गार मस्ट कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है ग्रेजुएशन के बाद, या जैसे एक यूथ को ज़रूरत होती है, वो वैसी ज़रूरत मेरी भी थी। तो मेरे पास एक तो ये चैलेंज था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में अगर ट्राई करूँगा तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जिस तरीके के सिस्टम उस टाइम पे चलते थे। दूसरी बात ये कि अगर मैंने कर भी लिया, मान लो मैंने कोई जॉब ले ली, मे बी मैं एक टीचर लग गया, या फिर मैं किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क हो गया, या फिर कोई गेस्टेड पोजीशन लगा लो, बट क्या ये मेरा फाइनल वही रहेगा? जॉब तो वही रहेगा। मैं भले ही कितने अच्छे कर लूँ, मुझे एक निर्धारित टाइम से पहले कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, मेरे काम को रिकॉग्निशन मेरे काम को लेके नहीं मिलेगा। और प्राइवेट में क्या है कि अगर आप काम करोगे, रिजल्ट दोगे तो आपको चांस मिलेगा, ये मेरा माइंडसेट था। और दूसरी बात ये है कि भले ही मैं आज छोटी सी जॉब से शुरू करूँगा, मेरे काम के बेसिस में पहुँचूंगा और मेरी जॉब सिक्योर मैं अभी से कंसिडर कर सकता हूँ। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं 3-4 साल कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगा, टाइम दूंगा, अनसर्टनिटी के साथ रहूँगा। तो क्यों ना मैं प्राइवेट में जाऊँ, अपने आप को आजमाऊँ कि अगर मेरा एटीट्यूड, मेरा डेडिकेशन, मेरी मेहनत मैं कर सकता हूँ तो मुझे रास्ता मिलेगा, और वो मुझे मिला। तो एक तो रीज़न यही हो गया कि प्राइवेट सेक्टर में जितना मैं करूँगा मुझे उतना मिलेगा। पर ये इतना आसान भी नहीं होता, बट बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। क्योंकि आसान तो देखिए इसलिए नहीं होता गांव के लोगों के लिए उस टाइम पे कि थोड़ा इंग्लिश का बड़ा माहौल था। मैं ITI करके या उस सेक्टर से तो था नहीं कि मैकेनिकल या टेक्निकल टाइप की चीज़ों में जाऊं। मेरा तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ही हो सकता था। मेरे पास साइंस की डिग्री नहीं थी, मैं आर्ट्स ग्रेजुएट था,
तो अब आर्ट्स में तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ही होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव में आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है, आपका एटीट्यूड मैटर करता है। कम्युनिकेशन में मुझे ऑफ कोर्स थोड़ा स्ट्रगल रहा, कई साल मैंने स्ट्रगल करा। मैंने 2000 में ग्रेजुएशन कर ली थी, शिपिंग में मैंने 2006 में ज्वाइन करा। इन बिटवीन मैंने कॉल सेंटर, बीपीओ, इनमें भी जॉब करी है, जो डोमेस्टिक लेवल के होते थे या इंटरनेशनल थे, तो उनमें बैक एंड का जॉब होता था, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं था इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ में उस टाइम पे, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन उस लेवल का नहीं था। तो इट मीन्स स्ट्रगलिंग विद इंग्लिश, बट एटीट्यूड ज़रूर मैटर करता है। जब आप एक टीम वर्क करके जैसे काम करते हो, आप सबको साथ लेके चलना जानते हो, आप पोलाइट हो, आप डेडिकेटेड हो और आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो आपको रास्ते ज़रूर मिलते हैं। जिस समय की आप बता रहे हैं हमने संघर्ष शुरू किया, बहुत पुराना समय, लोगों के पुराने विचार, तो उस दौरान कभी घर की तरफ से आपको ये फोर्स नहीं किया गया क्या रखा है प्राइवेट में? पिताजी खुद एक सरकारी नौकरी करते थे, टीचर थे सरकारी, तो उन्होंने कहा नहीं क्या करोगे प्राइवेट सेक्टर में, क्या रखा है वहाँ पर, सरकारी नौकरी करो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी टीचर लोगो सरकारी। कभी कहा नहीं, किसी ने रोका नहीं आपको कि प्राइवेट में नहीं जाना है सरकारी में जाना है, नहीं तो आप रहने दीजिए? नहीं, मुझे रोक टोक तो कोई नहीं थी, पर हाँ मेरी पापा जी से मेरे खुल के बातें होती थी। तो उनका ये था कि क्या करना चाहते हो, तो मैंने तो सीधे तौर पे ये देखा था, मैंने घर में भी एग्जांपल देखे थे कि जो अच्छे मेरे कजन्स जो अच्छे थे, कंपटीशन फाइट भी कर गए थे, तो सिलेक्शन होने बाद कोई स्टे आ गया जॉब में, मीन्स उस टाइम की रिक्रूटिंग में स्टे आ गया या कुछ और हो गया, गवर्नमेंट चेंज, तो वो भर्तियाँ निरस्त नए सिरे से शुरू होंगी, इस टाइप की चीज़ें मैंने उस टाइम पे देखी थी। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उनका हिस्सा बनूं, और मैं ये बातें शेयर करता था। और दूसरी बात मेरे पिताजी का भी ये था कि ठीक है, दो बातें वो हमेशा मानते थे कि जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है, और ज़्यादा मेहनत प्राइवेट सेक्टर में करनी ही होती है। भले वो प्राइवेट में नहीं थे, बट जनरली जानते थे बात। तो मैं भी ये मानता था कि जब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो रिज़ल्ट भी जल्दी मिलेगा, रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। और एक कहीं न कहीं मन में ख्याल आता था कि बाहर जाने का, वो बचपन से था, बट कभी सोचा नहीं था कि मैं इसके बारे में बोलूं। पर प्राइवेट सेक्टर में जाके मुझे ये चीज़ फीलिंग दे रही थी कि अगर मैं प्राइवेट में गया तो मैं ज़रूर कभी बाहर भी जा पाऊंगा। तो ये छोटा सा था कि कहीं बाहर ट्रिप हो जाए, बाहर जाके काम करने का इतना बड़ा कुछ सोचा नहीं था उस टाइम पे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ और रास्ते बनते गए, तो देखिए अगर आप कोई लक्ष्य पे फोकस करते हैं और वो आपको मिल जाता है, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप पूरी तरह संतुष्ट हो गए, या फिर आप अपने लक्ष्य को थोड़ा और आगे खींच लें, और ये आगे खींच लेना ही तरक्की का तरीका होता है। तो मैं अपना आगे लक्ष्य बढ़ाता गया, और मैं इसी वजह से पहले बाहर के ट्रिप हुए, इसके बाद सोचा कि मैं बाहर मैं क्यों नहीं जॉब कर सकता, या कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो उसमें जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने करा, और जब मैंने पाया कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरी जॉब कंटिन्यू है वहाँ पे। और मैं इसी वजह से मैंने फैमिली को भी साथ रखा, और साथ में ये भी फीलिंग आई कि अगर बच्चे अगर मेरे साथ में होंगे तो वो उस इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को देखेंगे। नमस्कार। इस प्रदेश के लोगों ने सभी सरकारों को देख लिया, उस 10 साल के कांग्रेस के राज को भी देख लिया, उससे तंग आकर भाजपा को लेके आए उनके झूठे लुभावने सपनों में आके, आपने उसको भी देख लिया। आपने चौटाला के राज को भी देख लिया, उनकी लूट को भी देख लिया। मैं आप सबसे अपील करता हूं, एक मौका जनसेवा को भी देकर हरियाणा जनसेवक पार्टी, इसका गठन आपके बेटा बेटी जो किसान, मजदूर और गरीब के दर्द को समझने वाले युवाओं को राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने के लिए, उस पार्टी की रैली 19 नवंबर को जींद के एकलव्य स्टेडियम में रखी है। ये पार्टी आपकी लड़ाई लड़ रही है, इस प्रदेश के युवा की, बेरोजगार युवा की, किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, व्यापारी की। आपकी इस लड़ाई में मैं आपसे आपका साथ मांगता हूँ। तो अभी अगर आगे बातचीत करते हैं, हमारे साथ लगातार बातचीत में योगेंद्र सिंह शेखावत बने हुए हैं। कहीं ना कहीं फर्ज से अरस तक का इनका संघर्ष रहा है, और लगातार जो संघर्ष अभी भी जारी है। अभी फिलहाल हांगकांग में ये अपना काम संभाल रहे हैं, और जिस प्रकार हमने शुरुआत में आपको बोला था कि आज आधी दुनिया पर इन्होंने कब्जा कर रखा, उसके बारे में जानते हैं कुछ। शिपिंग लाइन, शिपिंग फील्ड एक मतलब अथाह समुद्र की तरह है, जितना गहराई में जाएंगे उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतनी बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर जाते जाएंगे। आपने जो मेहनत की आज उसके दम पर आप आधी दुनिया पर कब्जा किए हुए हैं, तो ये क्या चक्कर है, इसके बारे में बता।
देखिए, कब्ज़ा नहीं है, इसको कब्ज़ा तो कहना बिल्कुल गलत होगा। पर हाँ, मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के जो काम करना होता है, तो मुझे बहुत सारी कंट्रीज़ में मुझे बात करनी होती है, क्लाइंट्स होते हैं। उन क्लाइंट्स के साथ में जब डील करना होता है तो उन कल्चर्स को समझने का मौका मिलता है। उन डिफरेंट कंट्रीज़ की लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंस जो भी होता है, साथ में उनके कल्चरल बैकग्राउंड, उनके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझ आती है कि कौन से कंट्री में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे वर्क एथिक्स हैं। ये सब जब जानने का मौका मिलता है तो आप इमीडिएटली रिलेट करते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, ये हमसे कहाँ पीछे हैं, यहाँ पे क्या चीज़ की कमी है और हमारे यहाँ पे क्या चीज़ की कमी है। तो कहीं न कहीं सब इन इन चीज़ों का जब आप एक्सपीरियंस लेते हो, डिफरेंट कल्चर का, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, डिफरेंट बिजनेस माइंड सेट्स का, तो इन चीज़ों को आप अपनी जगह पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज मैं जॉब कर रहा हूँ बट ओवर अ पीरियड, अगर मैं, जैसे आपने आज बात करी है, मुझे मेरे गांव के लोग पूछते हैं, कलीग्स पूछ रहे हैं, तो मैं उनसे शेयर कर सकता हूँ कि ये इंडस्ट्री क्या है और शहर में जाके और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या बन सकती हैं जो इनको पता ही नहीं है। और ऐसे में इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के बारे में जब इनसे डिस्कस करूँगा तो इनके लिए एक ज़रिया बनता है कि जैसे भी बेसिक क्वेश्चंस इनको थोड़ा तो अनकॉल्ड फियर होता है बाहर जाने का, या फिर क्या इनको सपोर्ट या क्या इनको की मेजर पॉइंट्स के ऊपर फोकस रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, या क्या अपॉर्चुनिटी इनके लिए बिजनेस के एंगल से भी बन सकती हैं, तो वो सब जब पता चलते हैं तो मैं शेयर कर सकता हूँ गाँव में। और गाँव में क्या, अपने जहाँ से मैं हूँ वहाँ जब शेयर करूँगा तो उनके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी अपने आप बन जाएंगी। आपने 10वीं 12वीं करके आप भी फौज की नौकरी कर सकते थे, पुलिस की कर सकते थे, या फिर पिताजी शिक्षक थे, आप भी शिक्षक लग सकते थे। कहीं ना कहीं आपको बैक सपोर्ट भी मिलती, उसमें आपको बेनिफिट भी मिलता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको उस लाइन में जाने के लिए। लेकिन ऐसा क्या आपके सामने एग्जाम्पल रहा, क्या आपका ऐसा प्रेरणा स्रोत रहा, मतलब आपने देखा भाई अगर ये कर रहे हैं तो हम भी कुछ ऐसा करें, मतलब किसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, और क्या ऐसी चीज़ उस समय आपके सामने आई जिसको देखकर आपको लगा कि नहीं, हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें यहाँ जाना है? आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मैं इसको रिलेट करता हूँ इस तरीके से। जब मैं टीचर का लड़का था, एक सम्मानित टीचर जो पूरे एरिया में फेमस थे और बहुत अच्छे के लिए फेमस थे, तो गांव के सब जितने भी मेरे चाचा ताऊ भाई बंधु थे, वो इसी नज़रिए से देखते थे कि ये टीचर का लड़का है, मीन्स टीचर का लड़का है तो शरीफ होना ही चाहिए, इंटेलिजेंट होना ही चाहिए। तो अब उस तरीके से जो भी मुझे जहाँ पे भी देखता है, तो मैं जब मुझे कोई देख रहा है तो मेरे नज़रिए में ये आएगा कि मेरी इमेज मेंटेन रहनी चाहिए। तो अगर मैं कुछ गलत भी करूँगा तो कर ही नहीं सकता। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी का भाव पहले से ही आ गया, मेरे गांव ने, मेरे समाज ने दे दिया कि मैं टीचर का लड़का हूँ, मुझे अच्छा ही होना चाहिए। तो इससे मुझे क्या सीख मिल रही है या देखने को मिल रहा है कि गांव में सभी अच्छे होते हैं। अगर किसी में कोई 19-20 किसी एंगल से अच्छा नहीं है, कभी कुछ शरारत कर दी या कुछ भी, तो उसको न देख के उसकी अच्छाई को देखो। गांव में एक से एक टैलेंट है, उन टैलेंट्स का अगर मैं देखता हूँ तो कोई चीज़ को खोल के ख़राब कर देते हैं, या फिर किसी की चीज़ का ज़बरदस्ती एक्सपेरिमेंट के चक्कर में तोड़ देते हैं, उनके ऊपर आरोप लग जाते हैं कि ये हमारी ये चीज़ ले गया, ये ऐसे कर दी। सच्चाई ये है कि वो बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, उनको साधन नहीं मिलते तो ऐसी चीज़ें करते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास में गाड़ी है, पड़ोसी के पास में नहीं है, बच्चे को क्यूरियोसिटी, वो आके खोल गया, कुछ कर गया, और अरे बच्चा बड़ा नालायक है, उल्टे सीधे काम करता है, गलत है। सच्चाई ये है उसके पास साधन नहीं है, बट क्यूरियोसिटी तो है, उसको साधन नहीं मिले तो आप पॉजिटिवली देखो उसको, और वो साधन और वो रिसोर्सेज गांव के बच्चे को मिल जाएंगे तो इंजीनियर नहीं बनेगा। बट गांव में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो मेरे लिए एक इन्वायरमेंट बन गया कि मुझे तो अच्छा ही होना है, तो अच्छा ही मेरे काम आई कि अपने आप ही मेरा व्यवहार थोड़ा वैसा ही रहा कि मुझे सबके लिए है ना बहुत ही विनम्र रहना चाहिए, और मुझे इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। तो मैं शायद इंटेलिजेंट तो नहीं था, बट इस वजह से अपने आप बन गया। वो सच्चाई क्या, मतलब वास्तव में शरीफ थे या फिर बड़े शरारती रहे हो? देखिए, मैं जिन चीज़ों में शरारती था वो एक एक्टिवनेस की बात है, बट वो सिर्फ घर परिवार
उस लोगों को पता है कि ये बड़ा एक्टिव था, तो आज मुझे एक्टिव बोलते हैं। उस टाइम कहते थे कि ये बड़ा शरारती, क्योंकि बचपन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हाथ पैर तोड़ने वाले काम मेरे भी हुए। कभी छतों पर से कूदना या दीवारों से कूदना, बचपन में कभी ट्रैक्टर को भी मैंने बहुत छोटे में एक गिरा दिया था कहीं से तो ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो वो भी मेरी क्यूरियोसिटी थी, क्यूरियोसिटी के चक्कर में है ना कि हाँ ये हम कर लेंगे ऐसे ऐसे को। पर वो बचपन की बातें थी। एक्सीडेंटल चीज़ें हर एक बच्चे के दिमाग में या उस टाइम पे चलती रहती हैं, और वो एक नॉर्मल एक्टिविटी होती हैं गांव के माहौल में। गांव में वो सब ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, तो वो एक्टिवनेस तो था। और दूसरा ये है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी, कि डर नहीं लगता था किसी चीज़ को करने से। और आजमाए बगैर पता कैसे चलेगा कि मेरा पोटेंशियल क्या है, अगर मैंने अपने आप को आजमाया ही नहीं तो। और दूसरी बात ये थी कि घर परिवार में जब बड़े लोग ऑलरेडी किसी पोजीशन पे हैं, तो उससे नीचे तो सोच ही नहीं सकते। चलो योगेंद्र शेखावत जी, घर परिवार की आपने बातचीत की, तो शादी को कितना समय हो? मेरी शादी बिल्कुल ऐसे टाइम पे हो गई थी जिस टाइम पे गवर्नमेंट अलाउ करती है तो घर परिवार में देखा जाए तो थोड़ी एडवांस थी, बहुत जल्दी थी, यही कंसिडर करते हैं। मेरी 2002 में शादी हो गई थी। 2002? हाँ, और उस टाइम जिस समय संघर्ष चल रहा था, उसी टाइम पे मुझे ये भी जिम्मेदारी मिली थी। अच्छा, इस जिम्मेदारी के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे इस तरह के कमेंट भी मिले थे कि देखिए शायद आपके साथ उचित नहीं है। मैंने कहा नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद ये मुझे सपोर्ट मिलेगा इसका, और ये मैं मानता हूँ कि मुझे सपोर्ट मिला। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि शादी के बाद कहते हैं कि जिम्मेवारियां इतनी बढ़ जाती हैं, इंसान जो करना चाहता है, जिस चीज़ के लिए मेहनत करता है, संघर्ष करता है, वो कर ही नहीं पाता है। फैमिली की जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाती है, एक और नया सदस्य फैमिली में जुड़ जाता है, उसकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं शादी हुई है, अगर आपके साथ एक सदस्य के रूप में पत्नी और आई है, तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी हो जाती है। तो उसके बाद संघर्ष में कितनी कठिन है? देखिए, नो डाउट जब संघर्ष आता है तो आपको निखारता है। तो मेरा संघर्ष भी बड़ा ही था। मेरा प्राइम फोकस कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का जा रहा था, उससे मैं डाइवर्ट हो गया था शादी के बाद। उसके बाद आपको कभी ये नहीं लगा कि ये शादी गलत समय पर हुई है और कहीं ना कहीं अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा? देखिए, जब शादी की बातें हो रही थी तो पहले तो लग रहा था कि शायद कुछ नहीं होने वाला है। ये ऐसा सबको पता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ और पिताजी टीचर हैं, बट साथ के साथ जब ये हो गया तय, तो मेरा ये मानना था कि अगर पिताजी कर रहे हैं तो मुझे कुछ इस टाइप का फ्रीडम था कि शायद अगर मैं चूज़ करता तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते, और अब उन्होंने चूज़ कर लिया तो मैं भी एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। मेरे पिताजी पे बहुत बहुत फेथ रहा है, इतना फेथ रहा है कि जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बार ये लगा, बट फिर मुझे ये आया कि ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल है, बट स्ट्रगल ने मुझे दिशा भी दी। थोड़ा सा फोकस हो गया कि पहले जॉब की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब पढ़ने से मैं भी थोड़ा सा ऊब रहा था, और जॉब की तरफ जब मैं गया तो मुझे रास्ते खुलते गए। वाइफ से भी मुझे सपोर्ट मिला। वो उनकी स्टडी और मेरी स्टडी में कोई डिफरेंस नहीं था। मेरी शादी के बाद उन्होंने लॉ ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन इन लॉ, और इसके बाद उन्होंने सेक्रीफाइस करा कि ठीक है ये जॉब कर रहा है तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि 2003 में बेटा भी हो गया था शादी के कुछ 1.5 साल बाद। और मेरा ये मानना है कि जो नेचुरली चीज़ें होती हैं मैं उनको डाइवर्ट नहीं करना चाहता। मैं थोड़ा सा लगता हूँ नास्तिक, बट मैं थोड़ा आस्तिक भी हूँ। तो शादी के बाद थोड़ा सा कुछ टाइम स्ट्रगल रहा, बट फिर इसके बाद जॉब सेटल रही, और फिर मुंबई में जाके और आगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट वो बच्चों को देखते उन्होंने छोड़ दी। फिर नो डाउट जब मौका आया तो उन्होंने वापस से एक बिज़नेस भी स्टार्ट करा था, बट वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि बच्चों की तरफ फोकस करना था, तो हमने हैंड ओवर कर दिया अपने रिलेशन में। और इसके बाद अभी वो मेरे साथ ही मेरे हांगकांग में, एंड शी इज़ ऑल्सो डूइंग जॉब। तो वाइफ का नाम भी बता दीजिए, इतनी लंबी चौड़ी जो है कहानी आपने वाइफ के लिए बताई। उनका नाम शकुंतला सिंह है जी। और बच्चे 2 हैं? बच्चे 2 हैं। बेटा है मेरा आदित्य सिंह, बेटी है मेरी प्रज्ञा सिंह, पीहू बोलते हैं, और शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव। तो पूरी फैमिली आपके साथ बैंकॉक रहती है? हांगकांग ही है मेरे साथ में।
बेटी भी अच्छा कर रही है, बेटा भी अच्छा कर रहा है। तो एक गांव के व्यक्ति का विशेष लगाव होता है अपनी धरती से, अपने गांव से, गांव के लोगों से। तो कभी वाइफ ने मना नहीं किया कि इतनी दूर जाके, और वो भी देश छोड़कर, क्या करेंगे वहां जाकर? यही कर लेते हैं, यही जो काम करना है आप यही कर लीजिए, हम गांव में सेटल रहे, हाँ ठीक है, अपने परिवार के साथ, गांव के लोगों के साथ। तो आपको जहाँ अपने कंट्री में करना है वहाँ कर लीजिए, बाहर जाके क्या करें? देखिए, मेरे पिताजी का कहना था जब शादी कर रहे थे वो, कि फौजी की बेटी है और पढ़ी लिखी है, और उसने वही चीज़ कंसिडर भी करी है मेरे साथ में। वो गांव में रह के गई हैं। जब मेरा स्ट्रगल पीरियड था तो शादी के तुरंत बाद हम बाहर नहीं निकल गए, वो यहीं रहती थी, और हम भैंस भी रखते थे। एक टाइम था जब मैंने भी अपनी साइड से ट्राई करा है कि मैं भैंस का दूध भी निकालूं, और गांव के देसी काम खेती वाले मैंने भी करके देखे हैं। मेरे पिताजी ने कभी हमें खेती के लिए वैसे नहीं रखा, पर उन्होंने एज अ ट्रेनिंग हमें सारे काम करवाए हैं उन्होंने। शेखावत साहब, चलते चलते कम शब्दों में एक दो सवाल हमारे रहेंगे, पीछे जो गांव के युवा साथी बैठे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? गांव में अक्सर जो है एक माइंडसेट होता है, एक प्लान होता है शुरुआत से ही, +2 करनी है या फिर ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी है, उसके साथ साथ आर्मी में जाएंगे, या फिर इसी प्रकार के सिक्योरिटी फोर्सेज के किसी भी सेक्टर में हम जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट जॉब कोई भी मिल जाए छोटी से छोटी, वो करनी है, उससे बड़ा कुछ सोचते नहीं है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, आप अपनी एबिलिटी को निखारो, अपनी एबिलिटी को निखारो, अपना फोकस हाई रखो, रोज़गार के रास्ते अपने आप बन जाएंगे। आप ये सोच के कि नहीं मुझे तो सिर्फ नौकरी करनी है, उसके बजाय आप अपनी एबिलिटी को ये निखारो कि अगर किसी भी फील्ड में बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपका एटीट्यूड, आपका टीम वर्क होता है। आप गांव में खेल कूद की टीम में अगर टीम भावना से अगर खेल गए ना, तो आप लाइफ में किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में, किसी भी जॉब में कामयाब हैं। इसमें आपका एटीट्यूड निखरता है। दूसरी बात, जब आप टारगेट एक फौज की या किसी भी बेसिक फिजिकल एक्टिविटी का रखते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फिजिकली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि चाहे तो फौज हो या ओलंपिक हो, आप ओलंपिक की तैयारी करो, फौज की अपने आप निकल जाएगी। और सिर्फ अपने आप को नौकरी के लिए तैयार करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी मत करो, उनको भी मोटिवेट करो जिनके पास ज़मीन अच्छी है, खेती कर रहे हैं, देसी खा रहे हैं, साथ में उनको भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। भले ही वो फिजिकल काम कर रहे हैं, बट फिजिकल एक्सरसाइज है ना, वो ज़्यादा बेटर रहती है। ये मैंने देखा है, मैंने हांगकांग में देखा है कि रात को 2 बजे भी लोग दौड़ते हुए मिल जाएंगे आपको, अपने फिजिकल मेंटेनेंस को रखने के लिए। फीमेल्स हों, मेल हों। आयरन मैन जैसी चीज़ों को मैंने वहाँ जाके समझा है कि एक 50 साल का बंदा फुल मैराथन करता है, 5 किलोमीटर स्विमिंग करता है। इस टाइप की ये क्राइटेरिया होते हैं आयरन मैन के। तो मेरे गाँव के देसी लोग तो उनसे बेटर है, क्यों नहीं कर सकते? तो कि जो भी काम करते हैं कुछ बड़ा सोचें और फिर उसके लेवल के हिसाब से मेहनत करें, छोटी चीजें अपने आप हासिल हो जाएंगी साथ साथ। जी, और दूसरी बात, जो भी क्वेरी आती है ना, जो भी मन में क्वेश्चन आते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, किसी भी देश से रिलेटेड, आपके पास आज के टाइम में फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन है, उसका पॉजिटिव यूज़ करो। ये जो सोशल मीडिया जो टाइम वेस्ट चीज़ है, उसको छोड़ के उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत हैं। सोचते ही नहीं है कि ये देखते हैं कि हमें कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा, सबसे बेस्ट आपके पास वही है, उसका पॉजिटिव यूज़ करो। आपको अगर आईएएस भी बनना है तो फ्री में कोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप वहाँ से रास्ता बनाओ, अपने आप को टेस्ट करो और आगे बढ़ो। बेशक आपको यूपीएससी करना है, बेशक आपको डिफेंस में जाना है, आपको एयरफोर्स में जाना है, शिपिंग इंडस्ट्री में जाना है, आपको बिजनेस करने, सारी इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है। इन्वायरमेंट जो आपके पास है, आपके पास देसी फूड है, आपके पास एटलीस्ट इतना एरिया है। शहर के लोगों के पास कहाँ ग्राउंड है? मैंने देखा है मुंबई को भी, मैंने देखा है गुड़गांव को भी, बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ को, इनके पास खुले ग्राउंड हैं, दौड़ने के लिए खुले खेत पड़े हैं, रास्ते हैं। तो अपना फिजिकल मेंटेनेंस ठीक रखें और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाएं, मेंटल एबिलिटी बढ़ाएं। साधन इनके पास कम नहीं है, गाइडेंस की ज़रूरत है तो फिंगर टिप्स पे है। और इसके अलावा कुछ चाहिए तो जैसे आई एम ओपन टू शेयर व्हाट एवर आई नो, बट इसके अलावा तो करना इन्होंने है। कि आने वाले कुछ समय बाद ढाणा गांव से और भी जो है बच्चे और भी युवा देखने को मिलेंगे शिपिंग लाइन में या फिर इस फील्ड में? मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने गांव के अपने जो बस स्टॉप के ऊपर जो पिलर है जिसमें गांव के शहीदों का नाम है, एक तरफ गांव का इतिहास है, उसी में एक खाना है खिलाड़ी,
गांव के खिलाड़ी और वो खाना खाली है। मैं नहीं चाहता वो खाली रहे। और वो सिर्फ डाणा के लिए नहीं, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ कि इस एरिया से मोटिवेशन ओलंपिक का रखें। शायद मोदी जी भी कोशिश करेंगे, इसके बाद 28 में ओलंपिक है, शायद 28 का इंडिया में हो। फोकस करें और टारगेट रखें। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर सभी ये टारगेट लेके चलेंगे तो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, प्रैक्टिस करने के लिए साधन है, और कहीं कुछ रहता है तो सपोर्ट करने के लिए भी आज के टाइम में हमारे समाज में, हमारे गांव में लोग हैं जो साधन प्रोवाइड करा सकते हैं। टारगेट रख के अचीव करना तो अब युवा का काम है, नए इन स्टूडेंट्स का काम है। ज़रूर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद उस ओलंपिक तक हमारे गांव के भी लोग पहुँचें, गांव के बच्चे पहुँचें। शेखावत साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की काफ़ी लंबी बातचीत होगी, बड़ा धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मुझे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ आए और इस सब के माध्यम से जो आप मैसेज दे रहे हैं समाज को, और इन सब से अगर गांव के लोग थोड़ा सा भी मोटिवेट होते हैं तो ये हमारा इंटरव्यू, ये आपका साक्षात्कार और मेरा यहाँ आना, इस दिवाली के मौके पे सबसे मिलना सार्थक लगेगा मुझे भी। तो हमारे साथ योगेंद्र सिंह शेखावत जी खास बातचीत में बने हुए थे। शिपिंग फील्ड में कहीं ना कहीं बड़ा लंबा चौड़ा इनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और जिस प्रकार हमने शुरुआत में बताया, चलते चलते फिर बता देते हैं, 7-7,500 रुपए की नौकरी से शुरुआत की और आज कहीं ना कहीं सालाना पैकेज ले रहे हैं करोड़ों का। तो ये बहुत लंबा संघर्ष इनका रहा है, बड़ी लंबी जो है यात्रा इनकी रही है, जर्नी रही है। युवाओं को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि लक्ष्य अपना निर्धारित करते छोटा न रख के बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें, मेहनत बड़े लक्ष्य के लिए करें, छोटा लक्ष्य उसी मेहनत में ही कहीं ना कहीं अपने आप हासिल हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोई बच्चा अगर नेशनल के लिए तैयारी कर रहा है खेलों की, तो वो ओलंपिक की सोचकर अपनी तैयारी करिए, नेशनल में मेडल अपने आप जीत जाएगा। इसी प्रकार इन्होंने डिफेंस का भी एक उदाहरण दिया कि अगर कोई बच्चा फौज में लगना चाहता है तो वो एयरफोर्स की या फिर नेवी की तैयारी करे, या फिर अगर डिफेंस में थल सेना में भी जाना चाहता है तो कुछ मेजर, कर्नल, इस तरह के बड़े पदों की तैयारी करे। छोटे पद ऑटोमेटिक जो है उसको मिल जाएंगे, उसके लिए उन्हें अलग से एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े शालीन तरीके से और बड़ी जो उदाहरणों के साथ, बड़ी सार्थक बातों के साथ इन्होंने समझाया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कैसी लगी आपको योगेंद्र शेखावत की बातचीत? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।